नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। नेपाल में सोशल मीडिया ने तख्ता पलट करवा दिया, या यूं कहें कि जेनजी ने वर्चुअल वर्ल्ड के लिए या रियल वर्ल्ड के लिए इतना बड़ा प्रदर्शन कर दिया कि वहां पर सत्ता एक बार फिर से हिल गई। हालांकि नेपाल का तो इतिहास ही रहा है, 35 सालों में 32 बार वहां पर सरकारें आई हैं, गई हैं, लेकिन यहाँ पर जिक्र सोशल मीडिया का करना पड़ेगा। सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया बैन को लेकर इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना जायज है, और अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल हुआ तो वो कैसे हुआ, उसी को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज हमने फ्रांस में भी देखा है कि सोशल मीडिया के जरिए ही ब्लॉक एवरीथिंग नामक एक प्रोटेस्ट जो है खूब सुर्खियों में। अब इसको डिकोड करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। ये हमारा दूसरा पॉडकास्ट है उनके साथ। अमित दुबे जी हैं, साइबर एक्सपर्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी के जाने माने चेहरे भी हैं, सीबीआई एनआई के साथ इन्होंने काम किया है, ऑथर भी हैं। आज इन्हीं से डिकोड करने की हम कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया या डिजिटल एक्टिविज्म किस तरीके से इन प्रोटेस्ट को एक हवा देने की कोशिश करता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मोनिका जी। सर, ये जो नेपाल में हो रहा है सोशल मीडिया को लेकर और जेनजीज को लेकर, क्या वाकई में सोशल मीडिया को उन्होंने इस तरीके से इस्तेमाल किया कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट वो मोबिलाइज कर पाए? कैसे हुआ ये? किसी भी देश में यदि मैं आज आपसे कहूं कि सरकार कल एक अचानक निर्णय लेती है कि न्यायपालिका भंग कर दी जाए या जो हमारा मीडिया तंत्र है वो भंग कर दिया जाए, तो जो इम्पैक्ट पड़ेगा उसी हद तक इम्पैक्ट सोशल मीडिया के द्वारा पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया अब सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है, ये लोकतंत्र का 5वां खंबा है। जो हम 4 खंबे बोलते थे, ये 5वां हो गया। यह 5वां है, और उतनी उसकी प्रासंगिकता उतनी ही है, क्योंकि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहा है। यह आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर आप बता सकते हो पूरी दुनिया को कि मैं किस कष्ट से गुजर रहा हूँ। लोग उस पर रिएक्शन कर सकते हैं, जो आज से पहले संभव नहीं था। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि यदि आप इसको बंद करेंगे या रेगुलेट करेंगे तो आपको विरोध झेलना पड़ेगा। जेनजी का इसलिए क्योंकि जेनजी इसके बिना जिया ही नहीं है। जेनजी ने तो ये बचपन से देखा है, तो उनको तो ये हवा पानी की तरह उतना क्रिटिकल लगता है। सो नेपाल में जो हुआ है, इसने पूरे विश्व को एक संदेश दिया है कि आप अब सोशल मीडिया को लाइटली नहीं ले सकते कि रेगुलेट कर दिया, बंद कर दिया। उसका परिणाम इतना भयावह हो सकता है कि घर जल जाएं, विद्रोह हो जाएं। आप देख रहे हैं नेपाल में जो हो रहा है, गोलियां चल गई, वॉर हो सकती है और होगी। आगे आगे जाके आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट कि सोशल मीडिया कैन क्रिएट अ वॉर अक्रॉस नेशंस। बिकॉज चिंता की बात इसीलिए भी है ना अमित जी, क्योंकि लगभग 3 करोड़ जनता है नेपाल की, 1.5 करोड़ जनता सोशल मीडिया पर है, 1 करोड़ से ज्यादा फेसबुक यूजर्स हैं, 80 लाख इंस्टाग्राम यूजर्स हैं, वहां पर यूट्यूब पर 40 लाख यूजर्स हैं। मतलब मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आपका यूट्यूब या इंस्टाग्राम से हो रहा है। उसका एक कारण और भी था, ये तो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डेफिनेटली, पर नेपाल का करीब 26% जो जीडीपी है वो आता है उन लोगों के द्वारा जो बाहर रह के काम करते हैं और अपने घर को पैसे भेजते हैं। वो 80 लाख ऑलमोस्ट लोग वो जो बाहर पलायन कर चुके हैं, वो अपने घर में बात कैसे करते हैं? व्हाट्सएप के थ्रू शेयर कैसे करते हैं कंटेंट, जो ग्रुप बना रखे हैं फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू। तो उनके लिए ये लाइफ है। यदि आप उनकी लाइफ ही रोक दोगे तो विद्रोह तो हो गई। वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे बाहर अपने परिचितों से या दोस्तों से? ये जो प्रॉब्लम है ये उतनी लाइटली नहीं है। इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म एनीमोर, इट हैज बिकम अ डे टू डे लाइव कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। आप व्हाट्सएप बंद करके देखिए जरा, आपकी जीडीपी में ना इम्पैक्ट आ जाए तो। एक अभी खान सर ने एक वीडियो में बोल दिया कि यदि गूगल यूएस चाहे और जीमेल बंद कर दे तो भारत घुटनों पे आ जाएगा। कुछ हद तक ये सही लगता है। देखिए, आप गूगल अब सिर्फ एक जीमेल सर्विस तो देता नहीं है, वो तो फोन का एंड्रॉयड ओएस भी उन्हीं का है। उसके अलावा इतनी सारी सर्विसेज हैं जो गूगल की आप यूज करते हो, उसमें से एक भी बंद होती है ना तो आपकी लाइफ इम्पैक्ट करती है। चाहे वो गूगल मैप्स हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो आपके ईमेल है, चाहे वो आपकी बाकी सब्सिडरी सर्विसेज जो हम यूज करते हैं, ड्राइव्स हैं, फोटोज हैं, वीडियो, सब कुछ तो है। यदि गूगल ने एक पैसा चार्ज करना शुरू कर दिया, सोचिए कितना इम्पैक्ट आ जाएगा। तो ये जो चैलेंजेस हैं ये और बढ़कर सामने आएंगे जब यूएस के संग आपकी तनातनी होती है या चाइना के संग आपकी रिफ्ट्स होते हैं। तो जो डिपेंडेंसी आपकी आईटी वर्ल्ड में उनके ऊपर है वो एज ए स्क्रूटनी टूल यूज किए जाएंगे आपके खिलाफ।
आपको डराया भी जा सकता है, आपको दबाया भी जा सकता है और आपको मजबूर किया जा सकता है कि आप वो करें जो वो चाहते हैं। लेकिन सर पर्टिकुलर अगर मैं अभी नेपाल का ही इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि जिस तरीके से भीड़ को मोबिलाइज किया गया, क्या मानते हैं आप? क्योंकि 26 ऐप्स को जैसे ही उन्होंने बंद किया, ये विद्रोह तो पहले से ही हाँ देखिए विद्रोह तो था, और विद्रोह आप गौर से देखोगे तो जैसे आपने कहा कि पिछले 17 सालों में 14 सरकारें तो बदली हैं उनकी, डेमोक्रेसी कभी स्टेबल रही नहीं वहां पर। और चाइनीज तो नहीं है ना कि सर स्थिरता आ जाएगी अगर ऐप्स बंद कर दोगे, लेकिन अस्थिरता लाना आसान है ऐप्स के थ्रू। ये हर देश की प्रॉब्लम है, कोई नेपाल की प्रॉब्लम नहीं है। ये जो रेगुलेशन है सोशल मीडिया का, चाइना जो पूरे जगह अपनी ऐप्स प्रमोट करता घूम रहा है, खुद तो किसी दूसरे की ऐप अलाउ करता नहीं है। हाँ, टिकटॉक और वो तो चल ही रहे थे वहां पे। वो तो फेसबुक भी अलाउ नहीं करता, गूगल भी अलाउ नहीं करता, व्हाट्सएप भी नहीं है उसके अंदर। उसको तो सब रेगुलेट कर रखा है, सब अपना ही रखेंगे। उसको ये दूरदर्शिता है कि भाई इसकी वजह से हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में या जो भी उनका कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम उसमें क्या इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन जिसके पास भी ये ऐप्स हैं जिनका कंट्रोल है, वो दूसरे देशों को कंट्रोल कर सकते हैं। जब कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस आया, जो कि यूके की एक कंपनी थी, वो कहते थे कि हम पैसे लेकर इलेक्शन मैनिपुलेट कर देते हैं, और उन्होंने लास्ट यूएस इलेक्शन मैनिपुलेट किया जो ट्रंप और हिलेरी क्लिंटन का हुआ था, या बहुत सारे और दूसरे इलेक्शन उन्होंने नेम किए कि भाई हमने सब चेंज किया। ब्रेक्सिट मैनिपुलेट किया। ब्रेक्सिट का जो फाइनल काउंट था वो था 51-49%, और वो उनके हिसाब से काफ़ी डबल डिजिट वोट परसेंटेज उन्होंने मैनिपुलेट कर दिया था। उसके बाद कंपनी बंद हो गई, फेसबुक पे भी पेनल्टी लगी। लेकिन सवाल ये है कि ये पॉसिबल है, ये होता रहा है और 10 साल से हम देख रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट आज रियलाइज नहीं हो रहा है। हमें ये पहले से पता था कि ये ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम्स को अनस्टेबल करने में यूज करते हैं लोग। जब ट्विटर एक्वायर किया इलॉन मस्क ने, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक्विजिशन नहीं था, वो एक पॉलिटिकल टूल का एक्विजिशन था, इलेक्शन जीतने के लिए था। आप जितने भी ऐसे देश हैं जो ट्विटर या टिकटॉक यूज कर रहे थे, उनके अंदर जो पॉलिटिकल, आप देखें टिकटॉक पे आज कोई चीज ट्रेंड करती है, टिकटॉक इंडिया में कितने लोग यूज करते हैं? अब तो बैन हो गया टिकटॉक नहीं, टिकटॉक में ट्विटर कितने लोग यूज करते हैं? एक्स की बात कर रहा हूँ मैं। एक्स 1.5 से 2 करोड़ लोग यूज करते हैं आराम से। 1.5 से 2 करोड़ इंडिया के हिसाब से बहुत बड़ा परसेंटेज नहीं है। उसमें मैं मान के चल रहा हूँ 25-30% फेक भी होंगे जो मार्केटिंग के लिए यूज होते हैं। हार्डली 1 करोड़ लोग यूज कर रहे होंगे। 1 करोड़ लोग जो ट्विटर पर लिखते हैं वो मेन स्ट्रीम न्यूज बन जाती है। आप सोचिए उसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। वो कल के दिन आप चलाते हैं न्यूज पे कि ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, ट्विटर पे ये ओपिनियन आ गई है, पर वो कितने हैं? वो इंडिया की ओपिनियन नहीं हो सकती है, वो 1% भी नहीं है। 140 करोड़ के देश में 1 करोड़ लोग कुछ बोल भी रहे हैं, मान लो सारे ही बोल रहे हैं, पहले तो सारे नहीं बोल रहे होंगे। Exactly. 20 लाख, 15 लाख, 10 लाख, जिसमें से आधे नैरेटिव फेक बॉट्स के थ्रू सेट होते हैं, पर वो मेन स्ट्रीम न्यूज बनती है, क्योंकि ट्विटर पे वो लोग हैं जो जिनको हम सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं, और उसका उनका से मायने रखता है। तो ट्विटर या इस तरह के प्लेटफॉर्म या जो भी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप उसका इम्पैक्ट देखिए कि किस हद तक है। कि मैं कल के दिन कोई मेन स्ट्रीम मीडिया में न्यूज चलाना चाहूँ, मैं हैशटैग रन करवा देता हूँ, वो चलेगा। अब इसलिए भी ये चिंताजनक है कि ऐसी सिचुएशन क्या कभी हम भारत में भी देख सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 55% पॉपुलेशन हमारी डिजिटल सोशल मीडिया यूज करती है। 96% जो यूथ हैं, खास तौर पर 19 से 29 के जो एज गैप के लोग हैं, वो न्यूज़ कंज्यूम ऑनलाइन ही करते हैं। तो आपको लगता है कि जो डिजिटल एक्टिविज्म जैसा जो शब्द यूज हो रहा है इन सब चीज़ों के लिए, जो एग्रीगेट करते हैं इस तरीके के प्रोटेस्ट, वाकई में अगर आप आसान शब्दों में हमें समझाएं कि डिजिटल एक्टिविज्म जो है किस तरीके से मोबिलाइज करता है इस तरीके के प्रोटेस्ट को, अगर मैं डिजिटली आपसे समझना चाहूँ। चलिए एक चीज बताऊं आपको, जो इलेक्शन कैंपेन रन की जाती है या डिजिटल एक्टिविज्म होता है, उसमें हम ये मान के चलते हैं कि ये अपना सच लोगों को बताना चाहते हैं, ये हमारा मानसिकता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये अपना झूठ एस्टैब्लिश करना चाहता है, ये होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। अभी सदगुरु के ऊपर लगातार फेक नैरेटिव सेट करने के लिए न्यूज आती है, जिसमें आपके न्यूज 18 का लोगो भी लगा होता है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, आप दिखा देना। उसमें उनको पुलिस के संग दिखाया जाएगा। न्यूज होगी जिसमें जो स्टैंडर्ड न्यूज पोर्टल है उनका ही वो दिख रहा होगा आपको, लोगो एंड एवरीथिंग। अब वो आता है, चलाया गया सोशल मीडिया पे, पुश किया गया, स्पॉन्सर्ड कंटेंट है, लोगों ने देखा, एक ओपिनियन बनी, वो शायद पढ़ने भी नहीं गया, उसका तो डिलीट हो जाता है। उसके बाद वो फिर दूसरे फर्जी लिंक से फिर प्रमोट होगा। ये लगातार चल रहा है। यदि आपको आज से 15 दिन तक लगातार मैं पुश करूंगा, आपका धीरे धीरे ओपिनियन बनना शुरू हो जाएगा।
इवेंचुअली आप इन्फ्लुएंस हो चुके होंगे, भले ही वो फेक था, क्योंकि आपने वेरिफिकेशन के लिए टाइम नहीं था आपके पास। ये इस तरह से खेल खेला जाता है। हर किसी, जो भी ब्रांड होते हैं, जो लोग टारगेटेड कैंपेन के खिलाफ रन करते हैं, दे पे फॉर दिस, और वो चलता है। मॉनिटर तो होता होगा ना किसी तरीके से, या रेगुलेट आप तो होता अभी होगा? टेक्नोलॉजी इस हद तक आगे जा चुकी है कि आप रेगुलेट कर ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आज की डेट में ये बैन भी कर दूं, मैं आज की डेट में इंडिया में कोई ऐप बैन करता हूँ, लोग वीपीएन यूज करके यूज कर लेंगे। यही तो वीपीएन यूज करके उन्होंने इतना बड़ा क्राउड कर दिया ना, तो आप बंद तो नहीं कर सकते ना। आप रेगुलेट क्या कर रहे हो, बैन क्या कर रहे हो, अननेसेसरली इग्नाइट कर रहे हो। यूज तो अब भी कर लेंगे वीपीएन यूज करके। तो आप वो कदम उठाओ ही मत जो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। जो मैं कह रहा हूं कि जो फेक न्यूज के थ्रू नैरेटिव सेट कर रहे हैं, आप कह रहे हो मॉनिटर करके डिलीट करोगे, आप एक डिलीट करोगे, वो 4 लेके आ जाएंगे आपके सामने। अब उनको एक्सपोज करने के लिमिटेड ऑप्शंस, प्रॉब्लम ये है। और हमारे यहाँ जो भी पुलिसिंग सिस्टम है वो काफी हद तक इस मामले में असहाय पाता है अपने आप को, कि साहब अब ये लिंक चल रहा है, इसका सोर्स निकालना है, वो करना है, और वो नैरेटिव चलता रहता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो यूथ है, जो हम चूंकि यूथ की बात कर रहे हैं, इंडिया में तो सबसे ज्यादा यूथ ड्रिवन इकोनॉमी है। आज की डेट में हमारे पास कुछ ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ इंडिजिनस सिस्टम भी होने बहुत जरूरी है। सर जैसे कि हम कहें कि हमारे पास जितने भी सिस्टम है, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये सारे बाहर के हैं। एग्जैक्टली। इनको हम रेगुलेट तो कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। सरकारों ने कोशिश भी की कि साहब आइए ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, वो एक हद तक सपोर्ट करते हैं। नेपाली सरकार ने भी पहले सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया, गाइडेंस लिया, वो कोई इलीगल तरीके से तो किया नहीं उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते का समय दिया कि आप रजिस्टर कर दीजिए। एक भी सोशल मीडिया ने रजिस्टर तक नहीं किया। तो उन्होंने तो यही किया ना कि फिर आप लोगों को लगा कि हम अपने यूथ को लेवरेज कर लेते हैं, उन्होंने सोशल मीडिया बैन कर दी, लेकिन अब वो प्रेशर बना ही नहीं पाए कंपनी। लेकिन आप देख रहे हैं मैसेज पूरे वर्ल्ड में क्या जा रहा है कि आप कोई दूसरा सरकार तो कभी कर ही नहीं पाएगी। आप सब डर गए कि यार ऐसा करेंगे तो कल के दिन ये चीज बवाल हो जाएगी। तो जो भी छोटे छोटे देश हैं उनके लिए बहुत बड़ा डर पैदा हो गया है। भारत को क्या करना चाहिए कि अब इस पे सोचना शुरू करना चाहिए कि भाई हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्यों नहीं है। यदि हम जो कुछ भी संभव है, या तो हम ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दे दें यूथ को, धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू करें। ऑल ऑफ ए सडन करोगे तो ये बम फटेगा। या रेगुलेशन भी धीरे धीरे करना शुरू करें ताकि हमारे कंट्रोल में तो रहे चीजें। अभी तो जो हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो भी एग्जीक्यूशन में नहीं है। पर कभी सर ऐसा कोई वाकया हुआ है कि इस तरीके की अकाउंटेबिलिटी की गई? क्योंकि यूरोप में हमने देखा है अगर किसी भी ऐप से या आपके अकाउंट के साथ कोई ऐसी गड़बड़ी होती है, आप कंप्लेंट करते हैं, तो अकाउंटेबिलिटी उस कंपनी की या हो बनती है। ऐसा कोई एग्जांपल? एक्चुअली इंटरमीडिएट्स को एक सेफ हेवन दिया गया है। अच्छा। हमारे इंडिया के कानून के हिसाब से कि वो चूंकि खुद कंटेंट जनरेट नहीं कर रहे हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड है। कंटेंट किसी और ने जनरेट किया, देखा किसी और ने, इंटरमीडिएट किया, तो भाई मैं तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। बिल्कुल। तो एक सेक्शन है जिसके थ्रू उनको सेफ हेवन दिया गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उसका मिसयूज होता है। लोग जानबूझ के उसमें फेक इसीलिए डालते हैं क्योंकि उनको पता है कि मिसयूज हो रहा है। ये एक जो अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई है ना कि हम कहीं से भी कुछ भी फेक निकाल के। अब कई बार मुझे आता है वीडियो घूमता हुआ व्हाट्सएप पे आ रहा है, लड़की परेशान है, फेक वीडियो बना दिया है, उसको किसी लड़के के संग आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया जा रहा है, वो डीप फेक है और वो रो रही है बेचारी। मुझे आज सुबह भी आए 2-3 ऐसे कॉल अलग अलग यूनिवर्सिटी से कि सर इसको क्या करें, मैं तो सुसाइड कर लूँ। अब सोल्यूशन क्या है? मैं व्हाट्सएप से पूछता हूँ कि किसने भेजा, कहाँ से भेजा, नहीं साहब हम तो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड सोर्स तो दे नहीं पाएंगे, नहीं तो आप फंस गए ना। और वो कहीं अपलोड नहीं हो रहा है, उससे व्हाट्सएप पे घूम रहा है। मैं यदि किसी भी तरह ह्यूमन इंटेल भी करूंगा तो एक लेवल पे जाके ब्लॉक हो जाऊंगा क्योंकि ये तो हर जगह हो गया है। मैं ना उसको हटवा पा रहा हूँ, ना मैं उसके सोर्स तक पहुंच पा रहा हूँ, तो मैं हैंडीकैप्ड हो गया ना। इसके लिए कानून लाया गया था, जो हमारा कानून था सोशल मीडिया के लिए कि भैया आप मुझे सोर्स तो दीजिए। कल के दिन कोई मिसयूज कर रहा है, उसको मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, तो हाउ डू आई नो हु इज ही? वो देने को तैयार नहीं। तो इसी तरह की रेगुलेशंस हर देश लाना चाह रहा है क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत की नहीं है, पूरे विश्व की है। अभी सर अगर हम नेपाल का एग्जाम्पल लें और जो सिचुएशन फ्रांस में भी हम अब फिलहाल हम देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर या सरकार के लेवल पर ऐसे कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं कि इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाए या रेगुलेट किया जाए? और जिस एक्टिविज्म के लिए सोशल मीडिया यूज़ हो रहा है वही एक्टिविज्म तो हमारी सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन भी यूज़ कर सकती है ना इनको करने के लिए, या ऐसा कोई एग्जाम्पल है किसी देश में ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। देखिए ऐसा नहीं है कि हर देश अपने हिसाब से थोड़ा बहुत तो रेगुलेट करके चलता ही है और चीजें बैन भी होती हैं। ट्विटर बहुत देशों ने बैन किया, फिर अलाउ किया, फिर बैन किया, हर होता है। इस तरह बाकी प्लेटफॉर्म भी हुए, तो बैन हुए तो कोई कारण था ना। वो कारण वही थे जो भारत के लिए भी कारण है या नेपाल के लिए भी है कि उनका मिसयूज हो रहा था, मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, वो नहीं मान रहे हैं,
उनके ऊपर दबाव नहीं आ पा रहा, तो उन्हें बैन किया। बहुत सारे दूसरे एप्लीकेशंस भी बैन हुए, भारत ने किए थे। लेकिन बैनिंग इज नॉट ए सोल्यूशन। बैनिंग करने के बाद भी जो चाहे वो VPN यूज करके उस ऐप को या उस प्लेटफॉर्म को यूज कर पाता है। तो इफेक्टिवली ग्राउंड लेवल पर वो बैन नहीं होता, हम सिर्फ लीगल दायरे से उसको बाहर कर देते हैं। उससे और नुकसान होना शुरू हो जाता है। कल के दिन उसमें कुछ हो रहा है तो मैं उसको पकड़ भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो बैंड है, उसका तो ऑफिस ही नहीं है यहाँ पे। अब हम उसको कैसे प्रोसिक्यूट करें? तो हम तो बाहर से ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो और खतरनाक हो जाता है एक्चुअली लोगों के लिए। जैसे PUBG है, अब बैंड था पर लोग तो खेल ही रहे हैं ना, VPN यूज कर। तो इस तरह की चीजें ग्राउंड लेवल पर करने के लिए एक अलग तरह का सिस्टम चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ सोशल मीडिया मॉनिटरिंग, जो इलेक्शन के टाइम पर इलेक्शन कमीशन में भी मैंडेटरी किया, हर स्टेट को बोला गया कि जब आपके इलेक्शन हो सोशल मीडिया मॉनिटर कीजिए। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। जब अयोध्या में मंदिर का इनॉग्रल हो रहा था, ठीक है सर, तो यूपी पुलिस की तरफ से मुझे एक मैंडेट आया कि वी आर क्रिएटिंग ए टास्क फोर्स, जहां पर हम यूपी के हर जिले का सोशल मीडिया मॉनिटर करेंगे लाइव। और जब तक वो नहीं हो जाता इवेंट, मुझे कहीं भी कोई नेगेटिव पोस्ट आए तो इमीडिएट रिएक्शन चाहिए कि हम उसको काउंटर करें, वहां पुलिस भेजें, वहां देखें कौन कर रहा है, इग्नाइट करने के लिए। तो आपने देखा होगा पूरा मामला कितनी शांति से हुआ, क्योंकि हमें जैसी कुछ मिलता था टास्क फोर्स बनाई गई, ADG साहब ने मुझे बुलाया, अपॉइंट हुआ, और उसके बाद हम मॉनिटर करते रहे। हमने तुरंत इन्फॉर्म करना शुरू किया कि फलाने एरिया में ये हो रहा है, फलाने, वहाँ पुलिस जाती थी, जैसे वो पेट्रोलिंग शुरू होती थी वहाँ चुप हो जाता था, लोग चार इकट्ठे नहीं होंगे। लेकिन आपको दिख कहाँ रहा है? सोशल मीडिया पर। मान लो हम सोशल मीडिया मॉनिटर ना करते तो जब इंसिडेंट हो जाता तब हमें पता पड़ता। तो प्रोएक्टिव सोशल मीडिया मॉनिटरिंग अब ऑप्शन नहीं है, अब मैंडेटरी है, क्योंकि लोग जितना रियल वर्ल्ड में मिल रहे हैं उससे ज्यादा सोशल मीडिया पे मिल रहे हैं, और वहां पर चीजें फास्ट मूव करती हैं। तो इस वजह से वहां पर प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग करके उसको टेक डाउन करें या काउंटर करें। यदि फेक नैरेटिव है तो आप एक फैक्ट चेक सिस्टम बनाएं कि भाई यहां पर जाके हमने फटाक से फैक्ट चेक किया और उसको क्लैरिफिकेशन दिया। अब बहुत सारी न्यूज आती है, उनका फैक्ट चेक भी होता है। तो सर ये भी तो दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ रेगुलेशन ओनली एंड मॉनिटरिंग ओनली, बट वाकई में ये बिल्कुल ऑथेंटिकली होता है ऐसा? कई सारे फैक्ट चेक होते हैं जो वो भी नैरेटिव सेट करते हैं। आप देख रहे हो, आप एज ए यूजर, एंड यूजर ऑडियंस को कैसे पता कि ये फैक्ट चेक एक्चुअली फैक्ट चेक है, और ये फैक्ट चेक इसलिए है क्योंकि वो फैक्ट वैसे चेक करेगा जैसे वो करना चाहता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है। तो अभी गवर्नमेंट को इसके लिए लॉ लाना चाहिए कि फैक्ट चेक नाम भी यूज नहीं कर पाएगा कोई यदि वो प्रॉपरली लाइसेंस नहीं है। मतलब आप फैक्ट चेक के नाम पर फिर वही गलती कर रहे हो। एक फ्रॉड हुआ क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के नाम पर, फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया लड़कियों के नाम से, और जो मिडिल एज बिजनेसमैन है उनको अप्रोच किया गया कि भाई क्रिप्टो तो दाम बढ़ रहा है और आप इन्वेस्ट कीजिए, मैं आपको फ्री में 10,000 टोकन दे रही हूँ, ऐसा वैसा। वो आ गए, फिर लालच में आके और इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, लुट गए। तो वो पुलिस के पास गए कि साहब वो तो पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। तो पुलिस ने कहा कि भाई हम क्या करें, अब तो निकल गया पैसा बाहर। तो बेचारों ने परेशान होकर सोशल मीडिया, जो कई सारे ऐसे होते हैं ना जो वेबसाइट्स हैं जहां पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, वहां कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि साहब मैं लुट गया और मेरे संग ये हुआ और ये फ्रॉड है और इसके खिलाफ ऐसा होना चाहिए। तो इन्हीं क्रिमिनल्स ने साइबर एक्सपर्ट बन के फेसबुक अकाउंट खोले और उनको अप्रोच किया कि हम साइबर एक्सपर्ट हैं, आपके संग फ्रॉड हुआ है, हमने उसमें देखा, हम आपकी हेल्प करते हैं। फिर लूटा। आप देख रहे हो, फैक्ट चेक के नाम पे भी लूट सकते हो आप। सोशल मीडिया पे पहले आपने ये इंटेलिजेंस बिल्ड करने की जरूरत है कि आप ट्रू और फेक को पहचानो, और उसके लिए गाइडलाइन चाहिए। पर लेमैन तो पहचान ही नहीं पाएगा। आजकल तो व्हाट्सएप पे फोटो भी आता है, उसको क्लिक करते हैं आप बिल्कुल। और डीप फेक, हाँ मुझे एक पहले तो सिर्फ लिंक्स होते थे, लेकिन हाँ नहीं, और ये फैक्ट है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। एक सांसद का फोन आया मुझे रात के 11 बजे, अमित जी मैं अचानक से मेरे फोन पे एक पॉपअप आया कि तुम्हारे फोन में वायरस है, इसको क्लिक करो तो दूर हो जाएगा। मैंने सर क्लिक मत कर देना, अब आ जाएगा। क्योंकि अभी तक नहीं था। आपको कैसे पता कि ये लिंक ठीक है? आपकी जो ट्यूनिंग है ब्रेन की वैसी नहीं हुई है कि नहीं ये नेगेटिव डर दिखा के फिर आपसे गलती कराएंगे। सो ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है, और इसके लिए जो मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार को गाइडलाइन आनी पड़ेगी कि फैक्ट चेक सिर्फ ये एजेंसीज करेंगी। ये हमने ऑथराइज हैंडल दे रखे हैं, लोग यहीं पर जाके वेरीफाई करें। जैसे अब आज के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम है, आप यूट्यूब पे देखोगे तो कम से कम 10,000 न्यूज चैनल चल रहे हैं यूट्यूब पे। हर आदमी माइक लेके न्यूज चैनल बन जाता है। अब वो न्यूज के नाम पर क्या कर रहा है उसका कोई रेगुलेशन नहीं है। अब एक चैनल है जिसने लाइसेंस लिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबल चैनल है, उसको पता है कि कल के दिन में कुछ फेक न्यूज फैलाऊंगा तो मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, लाइसेंस भी जब्त हो सकता है और
सजा भी हो सकती है। वो तो नहीं उस चीज का डर रहा है, तो अपना एजेंडा सेट कर रहा है और उसके ऊपर कार्रवाई भी नहीं हो रही। एंड इट हैपेंस। मेरे पास जो अधिकतर कंप्लेन आती है कि साहब वो एक यूट्यूब पे कोई न्यूज चैनल है, यूट्यूब पर कोई न्यूज चैनल, क्योंकि उसने लिख रखा है न्यूज हैंडल और वो ये एजेंडा चला रहा है। बहुत सारी वेबसाइट बन जाती हैं। सो ये इतना बढ़ चुका है, अभी सिर्फ सरकार तक सीमित नहीं, आम आदमी भी उसके कटघरे में आ गया है। आपके खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ जो लोग दुर्भावना से कैंपेन चला रहे हैं, वो भी इसी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं सब लूपहोल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो सरकारों के खिलाफ होता है। लेकिन मुझे ये बताइए, फिर आगे आने वाले वक्त में तो फिर ये तो सोशल मीडिया क्रांति तो अब किसी भी देश में इस तरीके से फिर भड़क सकती है। और ज्यादा छोटे-छोटे दंगे होते हैं राज्यों में, तो ये भी इसी से होता है। आप देखिए, आप गैदरिंग करना है, मोबिलाइज करना है किसी को व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू, कई बार हमने प्रोएक्टिवली आइडेंटिफाई भी किया। वैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ, जैसे कुछ भी, क्योंकि हम कई सारे ऐसे ग्रुप्स में पार्ट होते हैं, लिसन करते रहते हैं, तो जैसे कुछ ऐसा आता है कि कुछ ऐसा हो रहा है, तो हम रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को बताते हैं कि साहब ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है, 13 तारीख को यहाँ ये होने वाला है। तो वो फिर अपनी जो प्रोएक्टिव तैयारी करना शुरू कर देते हैं और वो रोक लिया जाता है। कई बार नहीं पता कर पाते, कई बार इतना साइलेंटली होता है कि प्राइवेट ग्रुप्स हैं। आजकल तो बहुत फैसिलिटीज है ना, आजकल चीजों को छुपा के मोबिलाइज करना भी आसान है। तो इस वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें, दंगे आज भी हो जाते हैं। तो जैसे चांदनी चौक में दंगा हुआ था, उसमें हिंदू मुस्लिम जो है इकट्ठे होकर उन्होंने उस दंगे को रोका था। उस टाइम तो सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था, शायद व्हाट्सएप वहाँ पर चलता था। लेकिन जब हम व्हाट्सएप की बात करते हैं, एंड टू एंड इनक्रिप्शन की बात करते हैं, क्या वाकई में इतना सेफ है अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं व्हाट्सएप से? व्हाट्सएप सेफ सिर्फ आपके लिए नहीं है, व्हाट्सएप सेफ क्रिमिनल के लिए भी है। वही मैं पूछ रही, मतलब फिर वो प्रॉब्लम वहां आ जाती है ना, क्योंकि वो व्हाट्सएप की उस सेफ्टी का यूज अपने सेफ्टी के लिए करता है कि मैंने, हाँ, व्हाट्सएप पे उसने एक वर्चुअल नंबर कॉन्फ़िगर कर लिया। वर्चुअल नंबर में कोई ऑपरेटर लिंक्ड है नहीं, आपको इंटरनेट से मिल जाता है वर्चुअल नंबर, उस पर व्हाट्सएप कॉन्फ़िगर हो गया। अब आपको धमकी दे रहा है कोई आदमी, अब आप पुलिस के पास जा रहे हो, मुझे बचाओ। पुलिस व्हाट्सएप से कहती है कि भाई बताओ ये कौन है, मैं कुछ नहीं जानता, तो इसका IP एड्रेस भी VPN आ रहा है, वही केस खत्म हो जाता है। अब इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा आपको मिल रहा है या क्रिमिनल को मिल रहा है? उसके अगेंस्ट एक लॉ लाना चाहिए जिसके लिए लोग तैयार नहीं है। आप याद रखिए, यदि आप कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर बेनिफिट सोशल मीडिया इंटरनेट से उठाएंगे, तो उसका ज्यादा बेनिफिट क्रिमिनल को मिलेगा कि वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या स्पीच आपके खिलाफ भी यूज करेगा फिर, और हम उसको कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे हमारे व्हाट्सएप को कोई सुन सकता है अगर हम मतलब रिकॉर्डिंग सुन तो नहीं सकता, हाँ, कहते तो ये है ना कि व्हाट्सएप कॉल करो जी हमें। नहीं सुन तो नहीं सकता लेकिन आइडियली होता क्या है कि जिसको हम बोलते हैं एंड पॉइंट कंप्रोमाइज। यदि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो एक तो उसको रिकॉर्ड कर ही सकता है ना, एक साइड से। तो आपको कैसे पता है कि सामने वाला रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा है या दूसरी डिवाइस से रिकॉर्ड नहीं कर रहा है? कई बार ऐसे रेड टूल आपके फोन में आ जाते हैं। आप हो सकता है साइबर अवेयर हैं, आपको पता है कि ये नहीं लिंक इंस्टॉल करना है। आपके किसी दोस्त को एक शादी का कार्ड भेजा गया है और उसको शादी में जाना है, उसने वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली और वो एक्चुअली सीन रिकॉर्डर है। अब आप उससे व्हाट्सएप कॉल करते हो, वो हर रिकॉर्डिंग किसी और को भेज रहा है, तो हो जाएगा व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड। तो आप पूरी तरीके से तो सेफ नहीं हो, हम तो पूरे हैक्ड हैं फिर। हाँ, मतलब आप यदि ये मान के चल रहे हो कि आप, इनफैक्ट मैं तो और भी आगे जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ आईफोन आया कल नया रिलीज हुआ, तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो लैंग्वेज भी आपकी, अगर कोई आपसे किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है, आपके ईयरबड्स इतने टेक्निकली साउंड है कि वो आपको लैंग्वेज जो आपको साउंड लगती है वो उसमें ट्रांसलेट कर देगा। AI का खैर काफी, तो ये तो मतलब जितना अच्छा है उतना ही खतरनाक नहीं है सर? ये बिल्कुल खतरनाक है। यदि मैं कोई चीज सिक्योर दे रहा हूँ, सिक्योरिटी किसी को, तो ध्यान रखिए कि वो सिक्योरिटी का एडवांटेज क्रिमिनल को भी मिलेगा। जब मैं कहता हूँ कि 2008 के आसपास कुछ चीजें हो रही थी और वो सारी चीजें एक ही मैंडेट के संग हो रही थी, जबकि थी अलग अलग। जैसे 2008 के आसपास डार्क वेब प्रोलिफरेट करना शुरू किया। 2008 में आईफोन आया, व्हाट्सएप आया और बिटकॉइन आया, 26/11 का अटैक भी हुआ आपका। अब ये सारी चीजें अलग अलग देशों के द्वारा हो रही है मैनेज, मोस्ट ऑफ देम, बट देखिए मैंडेट एक ही है। डार्क वेब क्यों लाया गया? ताकि इलीगल चीजें बेची जा सके। कई सारे ऐसे देश हैं जो इलीगल चीजें बेचकर ही सर्वाइव कर रहे हैं, जैसे कि ड्रग्स बेचते हैं काफी सारे देश, गन्स अम्यूनिशंस बेचते हैं। जब 9-10 साल करीब ईरान इराक का युद्ध चला तो यूएस किसके साइड था? याद है आपको?
यूएस इराक की साइड था और उसके बाद उसने इराक को ही खत्म किया। ईरान की कौन हेल्प कर रहा था? इजराइल। सारा एम्युनिशन इजराइल ने बेचा है, जो आज साथ थे ना, आज ईरान इजराइल के युद्ध होता है। फिर उसका तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी खिली कि भाई यूएस के ही जो आर्म्स हैं वो इजराइल के थ्रू ईरान को बेचे गए। अब ऐसे कई सारे देश हैं जो उनको बेचना है आर्म्स, क्योंकि उनकी इकोनॉमी उस पर है, उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे वो इलीगली बेचें, लीगली नहीं बेच पा रहे हैं, तो डार्क वेब आया। अब उनको एक ऐसी करेंसी चाहिए जिसपे आदमी छुपा रहे और खरीद ले, तो बिटकॉइन लाया गया। बिटकॉइन किसने बनाया? मतलब ऐसे सेफ नहीं है, मतलब ये आप पहले समझिए ना कि पीछे का गेम कितना बड़ा है। बात सेफ्टी और मतलब सिक्योरिटी से ऊपर जा चुकी है। बिटकॉइन के लिए नाम आता है कि सतोशी नकामोटो करके बंदा है, उसने बनाया, पर सतोशी नकामोटो नाम का कोई दुनिया में बंदा है ही नहीं। तो फिर यदि एक व्यक्ति एक बड़ी अच्छी इकोनॉमी के लिए एक एंड टू एनक्रिप्टेड लेजर सिस्टम खड़ा कर देगा ब्लॉकचेन बेस्ड, और छिप जाएगा कि नहीं मेरे बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए, क्यों? इसका मतलब या तो वो बंदा था ही नहीं, यदि वो बंदा नहीं था तो फिर किसने किया? पर उसका इंटेंशन ठीक है गलत है, हाउ डू यू नो? अब बिटकॉइन नहीं है तो डार्क वेब सर्वाइव नहीं कर सकता, और डार्क वेब को बिटकॉइन चाहिए, बिटकॉइन को डार्क वेब चाहिए, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब आप डार्क वेब पे सर्विस लेते हो कि मुझे किसी को मारना है, कंटेंट किलर हायर कर, तो आपको एक डिवाइस चाहिए जो बहुत सिक्योर होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ आईफोन ले लो सर, सिक्योर है। हाँ, क्योंकि यही कह रहा था हम एंड्रॉइड। फिर मैं कहता हूँ कि सर मुझे बात भी करनी है उस बंदे, तो व्हाट्सएप पे कर लो, एंड टू एनक्रिप्टेड है। ये सब चीजें एक ही टाइम पर आकर आपको खेल रही हैं। सवाल ये है कि आप लार्जर इकोसिस्टम में इनकी इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश है, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अवर प्राइवेसी और सिक्योरिटी। और ये गेम जो नेपाल के संग भी हुआ है, क्योंकि नेपाल की जो करंट गवर्नमेंट थी जो गई, वो कम्युनिस्ट चाइना के पूरे कंट्रोल में थी। एग्जैक्टली। तो लगातार उसको टॉपल करने के प्रयास हुई। उससे पहले जब राजशाही थी वहां, तो उसको हटाने के लिए प्रयास हुए थे। अब वो ये ना, राजशाही की वापस मांग की जा रही है, बस एक तरह से। हाँ, मतलब लेकिन बात अच्छाई बुराई से ऊपर इसलिए है क्योंकि जिसका ये इंटेंशन है वो पब्लिक नहीं है, वो बाहर कोई बैठा है। मैं सवाल वहां कर रहा हूं। और टूल भी उसे सोशल मीडिया। हाँ, यदि वो पूरी तरीके से पब्लिक ड्रिवन है देन इट्स ओके, बट यदि उस पब्लिक के दिमाग में कोई चीज डाली जा रही है और फिर कराया जा रहा है, तो वो डेमोक्रेसी भी नहीं है। दैट इज अ फोर्स्ड कंट्रोल ऑफ योर माइंड एंड देन गेटिंग इट डन सम। ये जो एक चैलेंज है, ये हमें मेरे ख्याल से समझना होगा, जो सोशल मीडिया के थ्रू आसानी से होगा। पर मुझे सर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताइए कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, अगर हम बताएं रेगुलेशंस और मॉनिटरिंग के बेसिस पर, और सोशल मीडिया को इस तरीके से एक्टिविस्ट टूल ना यूज करें, हम इंडिया कहाँ खड़ा है? मतलब देखिए, इंडिया की अपनी सोशल मीडिया गाइडलाइंस हैं जिनको कंप्लायंस करने के लिए सारे इंटरमीडिएटरीज बाध्य हैं, वो करते हैं। वो हर महीने एक रिपोर्ट भेजते हैं कि भाई हमारे पास इतने ग्रीवेंसेज आए, नोडल ऑफिसर है उनका, ग्रीवेंस ऑफिसर है उसका, कंप्लायंस ऑफिसर है उसका, अपॉइंट किए गए हैं हर एक प्लेटफॉर्म का। यदि वो नहीं करेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। वो हमने उस लेवल की मैच्योरिटी तो अचीव कर ली है, तो अभी हम उस तरह के थ्रेट नहीं है। यदि सरकार का उनसे एक संपर्क उस तरह का है कि कंट्रोल कर सकते हैं, कल के दिन कोई चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाएगी, जो कि बाकी देशों में हुआ और उस वजह से चली जाती है। तो प्रोएक्टिव हमने कुछ स्टेप्स ले लिए हैं, लेकिन अभी भी वो इंटरमीडिएटरीज यदि कोई गलती करते हैं, फ्लॉ करते हैं, उनके लिए उस पर कोई पेनल्टी का प्रावधान नहीं है कि बल्कि दिन वो ऐसा करें भाई इस वजह से हो गया तो आपको क्या सजा देंगे हम। तो इस तरह के कुछ लूपहोल्स अभी भी हैं जो आने चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ इंफॉर्मेशन मिसयूज की नहीं है, बात किसी देश की सिक्योरिटी की, बात किसी देश की इकोनॉमिक सिस्टम के स्टेबिलिटी की है। इकोनॉमिक सिस्टम मिल जाता है भाई, कल के दिन किसी शेयर की वैल्यू, एक कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी, उसके खिलाफ एक न्यूज चल पड़ी, गया शेयर। और ऐसा तो आप है। हाँ, आप जब ध्यान दीजिए, जब आप माइक्रोसॉफ्ट का आउटरीच आया, उसमें कोई बग मिला और उसके बाद 120 कंट्रीज में इम्पैक्ट आ गया और फ्लाइट नहीं टेक ऑफ कर पा रही हैं, उस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं चल रहे हैं, ट्रेन नहीं चल पा रही हैं, पूरा बवाल हुआ था। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने दिया कि भाई ये मेरी गलती नहीं थी, या तो फलाने क्राउड स्ट्राइक की गलती थी, और हमने फिक्स कर दिया, थैंक यू सो मच, लव यू, कीप यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट। अब आप सोचिए कि यार 120 देशों का लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ था, 1 रुपए की पेनल्टी नहीं लगी माइक्रोसॉफ्ट पे? लगाई किसी ने? लगानी चाहिए थी। मतलब ये हाउ कैन यू टेक इट सो लाइटली? कोई पेनल्टी नहीं। अब मैं इस पे भी सवाल खड़े करूंगा कि माइक्रोसॉफ्ट की गलती नहीं थी। माइक्रोसॉफ्ट का जो मार्केट शेयर है वो इतना बड़ा है कि यदि कल के दिन उनकी गलती प्रूव हो जाती
तो उनका शेयर वैल्यू इतना गिर जाता कि कई सारे देश गरीब हो जाते हैं। मतलब हो सकता है 500-600 मिलियन डाउन हो जाता, जो कि 3-3.5 ट्रिलियन के करीब है। तो उनको एक चाहिए था ऑप्शन जहां पर उसका इम्पैक्ट हो लेकिन उतना बड़ा ना हो। So my point is कि sometimes we see things happening in front of us but we can't raise questions because we don't have law. हम कैसे कहें भाई इन पे कैसे पेनल्टी लगाई आपने, जब इतना बड़ा हमारी डिपेंडेंसी है। कल के दिन वो कहेंगे नहीं हमारी तो गलती नहीं थी। मान लो केसेस आ रहे हैं कि भाई गूगल ने लोकेशन गलत दिखाई और लोगों की जान चली गई। तो ऐसे तो हुआ भी है ना सर, गूगल मैप्स कहाँ पहले एक आया, फिर 2 आए, अब बहुत सारे आ गए। 1-2 को आपने इग्नोर भी कर लिया, तो आप उनको तो बेनिफिट ऑफ इग्नोरेंस दिए जा रहे हो कि नहीं कोई बात नहीं प्लेटफॉर्म है। चलो उसके आगे और भी होता है। एक वल्नरेबिलिटी हमने आइडेंटिफाई की कि आप पुरानी डेट में ईमेल क्रिएट कर सकते हो एक प्लेटफॉर्म में। मैं नाम नहीं लूंगा फिर वरना फिर हो जाएगा। सोचिए उससे क्या क्या बवाल नहीं हो सकते। मतलब हो सकता है क्रिएट। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि जो ये कमजोरियां हैं जिसकी वजह से सिस्टम में कियोस क्रिएट हो जाए, आपके नाम से पुरानी डेट में ईमेल किसी को चली जाए, आप तो फंस गए और कोर्ट में प्रूफ भी हो जाए। तो ऐसे कुछ सिस्टम के फ्लॉ होते हैं जिसके लिए पेनल्टी लगाई जानी चाहिए ताकि इस सिस्टम के फ्लॉ प्रोएक्टिवली फिक्स भी हो। हम उस चीज को अब लीनिएंट या इग्नोरेंटली नहीं ले सकते। अच्छा सर, जैसे हम तो इससे इतना करते हैं, कभी कोई प्रोटेस्ट होता है या इस तरीके के दंगे भड़कते हैं, सबसे पहला काम हमारा होता है इंटरनेट बंद कर दो, सोशल मीडिया बंद कर दो। लेकिन क्या आगे आने वाले वक्त में एआई एक एसेंशियल टूल की तरह इस्तेमाल हो सकता है अगर इस तरीके के मॉब? बिल्कुल अभी एआई बेस्ड मॉनिटरिंग ही होगी। और अभी हमने जो सजेशंस दिए हैं हर एक स्टेट में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टूल डिप्लॉय किए जा रहे हैं। कुछ लेवल पर अभी भी होते हैं, कुछ मैनुअल मॉनिटरिंग भी होती है, कुछ टूल्स के थ्रू होती है, पर अब एक लेवल हम आगे जा रहे हैं। अब हम एआई बेस्ड मॉनिटरिंग लेके आ रहे हैं जिसमें क्या होगा कि आप यदि कुछ भी ऐसा लिखते हो जो कानूनन ठीक नहीं है या किसी के लिए डिफेमेटरी है या एंटी नेशनल है या कुछ नुकसान पहुंचा सकता है किसी की इकोनॉमी को, तो आपको एक काउंटर मैसेज अपने आप जाएगा सिस्टम से कि भाई आप ये कर रहे हो, इफ दिस इज नॉट वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, ये पहली वार्निंग है, इसको हटा लो वरना लीगल एक्शन होगा। तो कम से कम लोगों को एक प्रोएक्टिव थ्रेट होना शुरू होगा कि यार मैं ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकता, आई हैव टू वेरीफाई दैट। तो फेक इन्फॉर्मेशन फैलना कम हो जाएगी, फिर जो लोग फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये क्योंकि अभी होता क्या है, इतना बड़ा देश है, हर किसी को एक एक करके बताना समझाना पॉसिबल नहीं है। सो एआई कैन हेल्प अस, एआई कैन मेक अ स्केलेबल प्लेटफॉर्म वेयर प्रोएक्टिवली एवरीबॉडी शुड बी इन्फॉर्म्ड कि आप ये गलत कर रहे हो और आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सो वी विल इवेंचुअली रीच टू दैट लेवल, जो एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। अच्छा सर, राइट नाउ सोशल मीडिया जो नेपाल में जिस तरीके से यूज हुआ है, ये तो फिर अभी एज अ पॉजिटिव पॉइंट वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी यूज हो सकता है टू कर्ब दी प्रोटेस्ट एंड ऑल। हो सकता है, पर उन्होंने कर ही तो नहीं पाए, वो लेट हो गए ना। ये तो गलती कर गए, उनको लगा कि बैन करके हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को दबा लेंगे और दबाव में आके वो हमारे शर्तें मान लेंगे, पर वो उल्टा पड़ गया वो। तो कई बार क्या होता है कि आप कुछ चीज़ें ना एकदम से नहीं करनी चाहिए। मैं यदि उनकी जगह होता तो शायद पहले 2 प्लेटफॉर्म पर 2 प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करता, ताकि इतनी नॉलेज नहीं थी ना कि नहीं, ये बड़ा एक्सट्रीम डिसीजन है कि मतलब आप एकदम से चोक कर दो पब्लिक को कि उसके पास, हाँ ये गलत है। उनके पास कोई साइबर एक्सपर्ट एडवाइजर नहीं था। बट आई एम सो सॉरी, बट आप खुद सोचिए ना कि आप 26 के 26 प्लेटफॉर्म बंद कर देंगे तो फिर तहलका फैलेगी, मचेगी। पता है कि अभी फिलहाल जो नेपाल में हो रहा है, आगे आने वाले वक्त में किस तरीके की परिस्थितियां बनती हैं नहीं बनती हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि सरकारों को सोचना तो होगा ही कि बांग्लादेश, नेपाल जैसी जो स्थिति है, या यूरोप की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर बहुत सारी मॉनिटरिंग भी होती है, रेगुलराइजेशन भी होती है, रेगुलर चेक भी किया जाता है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी इस तरीके की स्थितियाँ सोशल मीडिया के जरिए होती हैं। लेकिन हमारी सरकार आगे आने वाले वक्त में किस तरीके से काम करती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन फिलहाल इस चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मोनिका जी, थैंक यू सो मच टू अवर ऑडियंस। और एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक अगले एपिसोड के साथ हम जरूर जुड़ेंगे, कुछ और चर्चाएं करेंगे, गहन चर्चाएं इसी पर ही, साइबर सिक्योरिटी पर। लेकिन आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।